लास्ट टाइम हम लोगों ने जीआईएस के अंदर कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, कंडीशनल एक्सप्रेशंस, और इसके कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी सॉल्व किए थे। सो उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एज यू कैन सी, नेबरहुड फंक्शन, ये कुछ टॉपिक है जो हम लोग आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, बट हम लोगों का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। सो टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विथ दिस फंक्शन इटसेल्फ, जहाँ पे नेबरहुड फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेबरहुड फंक्शन कैसे वर्कआउट होंगे। हम लोगों ने ओला एंड उबर के कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, हाउ कैन वी यूज नेबरहुड फंक्शन टू डिटेल्स। प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन। सो यहाँ पे हम लोगों ने ओला और उबर के एग्जाम्पल्स लिए थे। एज यू कैन सी, द प्रिंसिपल इज टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब जो एरिया में हम लोग है, जो प्लेस पे हम लोग है, उसके नियर बाई, इफ़ यू वांट टू फाइंड समथिंग नियर बाई होटल्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नेबरहुड में लोकेशन में क्या है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मेनी सुटेबल क्वेश्चन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट इज एट द लोकेशन बट ऑल्सो व्हाट इज नियर द लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेबरहुड फंक्शन जो हम लोगों का है, दैट इज वी आर यूजिंग फॉर दिस नियर बाई फैसिलिटी ओनली। नियर बाई क्या है, लाइक इफ आई ट्राई टू सर्च इज नियर बाई होटल, हॉस्पिटल, समथिंग। जो जीएस अलाउज अस टू लुक अराउंड द लोकली टू परफॉर्म neighborhood function analysis, state which targets locations are of interest to us and defines their special extent. Now define how to determine the neighborhood for each target, define which characteristics must be computed for each neighborhood. जैसे यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग एन ओला, तो यहाँ पे नेबरहुड फंक्शन इज अप्लाइड टू चेक और चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ कैब, है ना, और रिक्शा, जो भी आपको चाहिए। सो दोज आर द मेन पॉइंट्स हियर। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वी हैव दिस एग्जाम्पल में क्या दिया, आर टारगेट इज अ मेडिकल क्लिनिक। सो इट्स नेबरहुड फंक्शन कुड डिफाइन द एरिया विद इन। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, दिस इज द एरिया। अब यहाँ से 2 किलोमीटर का रेडियस अगर मैं बोलूँगा, या इफ आई से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, so suppose this radius is 2 किलोमीटर। सो ये 2 किलोमीटर का रेडियस में जितने भी अगर हॉस्पिटल्स या कुछ है, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है फ्रॉम माई करंट जीपीएस लोकेशन, बेस्ड ऑन जीपीएस लोकेशन। सो यहाँ पे वही दिया है, एरिया विद इन 2 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस और ऑल रोड्स विद इन 500 मीटर और ऑल क्लिनिक्स विद इन 10 मिनट्स ट्रैवल टाइम। रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे क्लिनिक्स पास में रहेंगे। अब अलग अलग वेज में वी यूज दिस फंक्शंस। नेबरहुड एक्सिस्ट एंड सम एरियाज आर बेटर, more representative for real neighborhood than the other depending on the purpose of the analysis. So where we are using it, for what purpose we are using it, based on this हम लोग neighborhood function जो है ये अप्लाई करते हैं। Now after this next function we have, that is the proximity function. अब यहाँ पे क्या बोला है, one way of determining neighborhood around the target location is by making the use of geometric distance function. अब geometric distance function मतलब based on like we have a GPS location and ये GPS location से 100 मीटर और 1000 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ये कुछ लोकेशंस में क्या चीज़ें अवेलेबल है या ज़्यादा कौन क्या यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम ट्राइंग टू बुक ओला कैब, सो मैं जो प्लेस से आई एम ट्राइंग टू बुक अ ओला और अ कैब, वहाँ पे मेरा जो प्लेस या मेरा जो बिल्डिंग या मेरा जो सोसाइटी है, दैट इज़ नॉट पॉपुलर वन। सो वो क्या करेगा, इट विल फाइंड आउट द नियर बाई पॉपुलर प्लेस, है ना, पॉपुलर प्लेस नियर बाई, और वो आपको वहाँ से आपका जो ड्राइवर है दैट विल पिक यू फ्रॉम देयर, दिस गोइंग टू बी योर पिकअप लोकेशन।
सो कभी कभी अगर हम लोग कोई एक चीज़ मैप पे ढूंढते हैं, सो एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द मैप, है ना। सो जहाँ पे जो एरियाज या जो लोकेशन ज़्यादा एक्सेस होते हैं, ज़्यादा ब्राउज होता है, दो इज गोइंग टू बी अ पॉपुलर वन। सो वही हम लोग यहाँ पे बता दें। नाउ जियोमेट्रिक डिस्टेंस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन एंड सर्टन फिनोमेना कैन ओनली बी स्टडीड बाय डूइंग सो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई वांट ओनली रेस्टोरेंट्स, अब उसके लिए आपको अलग अलग फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आई वांट ओनली रेस्टोरेंट्स जहाँ पे सपोज कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल है, और आई वांट ओनली रिक्शा, आई डोंट वांट एनी कैब, या फिर आई वांट होटल्स या प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स जहाँ पे अनलिमिटेड फूड ऐसा कुछ रहेगा, या कोई इवेंट्स रहेंगे। सो आप देखो कि ये जो है ना, ये फैसिलिटीज़ जो है, ये अलग अलग जो एप्लीकेशंस है ना, दे यूज़ इट इन देयर ओन वे। जैसे इफ़ आई गो टू बुक माई शो, और यहाँ पे जाके अगर मैं इवेंट्स पे जाऊँगा, देन इट शोज डिफरेंट इवेंट्स विच इज़ गोइंग ऑन। सम माइट बी अ कॉमेडी इवेंट्स, सिंगिंग इवेंट्स, जहाँ पे आई कैन गो एंड स्पेंड माई डे। कोई ड्रामा हो सकता है ना। अब ये सेम चीज़ आपको गूगल पे एग्जैक्टली मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न हम लोग ये सेम नेबरहुड फंक्शन अलग अलग लोकेशंस पे यूज़ करेंगे। सेम वे इफ़ आई यूज़ जोमेटो और इफ़ आई यूज़ स्विगी, सो उसके हिसाब से वापस यहाँ पे भी जो आउटपुट मिलेगा वो अलग रहेगा। सेम वे इफ़ आई यूज़ ओला और उबर, तो यहाँ पे भी जो आउटपुट मिलेगा दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन, है ना। तो प्रॉक्सिमिटी फंक्शन मतलब आप एग्जैक्टली क्या फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, उसके हिसाब से कोई एक फिनोमेना फॉलो करेगा, स्टडी होगा, और हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग जो अप्लाई किए रहेंगे उसके हिसाब से चीज़ें फिल्टर आउट होंगे। लाइक पोल्यूशन, अगर अब ये देखो, ये जो पोल्यूशन स्प्रेड कहाँ पे हुआ है, कौन से रिवर में हुआ है, अब ये जो है ना, दिस इज़ द रिसर्च वर्क। अब ये हर कोई ये सर्च नहीं करेगा, इसके लिए भी सपोज टू ऐड सम इंफॉर्मेशन कि प्रीवियसली ये सेम प्लेस के ऊपर, अब इसके लिए वी सपोज टू इंटीग्रेट अ डेटाबेस ऑफ दैट लोकेशन, है ना। तो जो भी लोकेशन है उसका हिस्टोरिकल डेटाबेस रहेगा, एंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटाबेस हम लोग करंट सिचुएशन को एनालाइज करके वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द डिफरेंस, और व्हाट इज़ द डिफरेंस between previous scenario and abhi, and based on that we can identify ki okay, river is polluted 50% more compared to 10 years before ये जो condition था उसके comparison में, या 1947 में जो हम लोग के पास rivers थे और वो जो sources थे उसके comparison में 60-70% water sources are polluted now, है ना। ये हम लोग historical data के साथ में provide कर सकते हैं। earthquake centers, अब ये देखो, ये कोई information जो है वो हर बार वहाँ पे नहीं रहेगा, टाइम टू टाइम ये चेंज होगा। सो कहीं पे अगर अर्थक्वेक आया है, प्रीवियसली हम लोग को पता भी नहीं था, तो इसके लिए भी क्या होगा, कोई स्टडी होगा वहाँ पे, है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट विल बी पुटिंग अप सम डेटा देयर। सो कॉम्प्लेक्स नेबरहुड फंक्शंस एंड प्रॉक्सिमिटी फंक्शंस कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लो एंड डिफ्यूजन कंप्यूटेशन। जैसे आप देखो कि इफ़ वी आर फेसिंग सम पोल्यूशन एट दिल्ली, सो वी से कि ओके पंजाब में कोई फार्मर्स है, या फिर हरियाणा में है, या फिर उसके नेबरिंग स्टेट्स जो भी है वहाँ पे जो फार्मर्स है वो जो पैडी बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से वी आर फेसिंग सम पोल्यूशन इश्यूज एट दिल्ली, एयर पोल्यूशन जो है। अब अगर अर्थक्वेक जो आया तो उसका एपिसेंटर सपोज दिल्ली है, तो उसका इफेक्ट सपोज हरियाणा तक गया है, या उसका इफेक्ट सपोज पंजाब तक गया है। सो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसका एपिसेंटर क्या था, वो कितना राष्ट्र स्केल पे था, तो वो कितने एरिया को हिट कर सकता है, या कितने एरिया तक उसका इफेक्ट जा सकता है ना। ये सब हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो मैप पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका मेन पॉइंट्स है। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन के लिए, द प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन वी यूज ज्योमेट्रिक डिस्टेंस टू डिफाइन नेबरहुड of one or more target locations. Like the most common and useful technique is the buffer zone generation. अब ये buffer zone का मतलब क्या रहता है, जैसे आप देखो कि if this is the Indian border, यहाँ पे ये sea है, we have water body, here also it's sea and here also it's sea. So अब क्या है, यहाँ पे ये जो हम लोग के पास यहाँ पे ये जो water body है, तो इसमें I can say कि यहाँ तक का जो एरिया है, okay, this area, this is
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोरेशन सब कुछ कर सकते हैं। देन इसके आगे का यहाँ तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। देन यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ पे वी हैव अ कॉमन वाटर इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा परमिशंस नहीं है। एंड इसके आगे का ये वाला जो पार्ट है, फ्रॉम हियर इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट्स, सो यहाँ पे आपको कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव डिफाइंड अ बफर जोन, क्योंकि ये हम लोगों का इंडिया है तो यहाँ का ये बफर जोन है हम लोगों का, जहाँ पे हम लोगों को कोई परमिशन है, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, और यहाँ पे तो बिल्कुल परमिशन नहीं है। देन सेम वे अगर इसको हम लोग एक दूसरे वे में देखें, तो सपोज वी हैव अ फॉरेस्ट हियर, ओके। अब ये फॉरेस्ट के अंदर देयर माइट बी सम पीपल हु आर रेसिडेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट, सो वी कैन से कि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे इन दिस एरिया बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, ओके। एनिमल्स बर्ड्स बहुत ज़्यादा है, और ये जो स्पीशीज है यहाँ पे इसको हम लोग को बचाना है। तो मैंने क्या बोला, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड्स कि इसका 10 किलोमीटर, ये फॉरेस्ट से 10 किलोमीटर जो रेडियस है इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन या कुछ भी नहीं होगा। एनीथिंग इज नॉट अलाउड, ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो ये नो डिस्टर्बेंस या बफर जोन बोलेंगे इसको, सो दैट आपने जब इतना एरिया, वो फॉरेस्ट और लैंड के बीच में जब इतना एरिया आपने डिवाइड कर दिया, देन यहाँ से हम लोगों का रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो रहा है। दिस इज आवर रेसिडेंशियल एरिया, ओके। यहाँ पे वी हैव ह्यूमन पॉपुलेशन, सो पीपल आर हियर। सो उसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, वी हैव डिफाइंड दिस इज द बफर जोन। तो ये जो बफर जोन है इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप फ्यूचर में जब अगर यहाँ कहीं पे अगर आप रहेंगे, तो ये आप देखो कि बहुत बार तमिलनाडु में, केरला, कर्नाटक में और बहुत सारे दूसरे प्लेसेस पे जो ये फॉरेस्ट एनिमल्स जो है ना वो बाहर आ जाते हैं फॉरेस्ट के। तो उसका मतलब क्या है, ये जो बफर जोन जो है ना, ये बफर जोन कहीं ना कहीं निगलेक्ट होते जा रहा है, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ये बफर जोन में एंटर होते जा रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इन बफर जोन, दिया कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन फॉरेस्ट एरिया एज वेल। तो ये फॉरेस्ट लैंड जितना एनिमल्स के लिए कम होगा, तो क्या होगा, देयर गोइंग टू बी अ डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। एंड अगर टाइगर या लायन ऐसे कोई अगर बाहर आते हैं, सो आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र और बाकी थोड़े कुछ प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे जो एनिमल्स रहते हैं वो डायरेक्टली आके आदमियों को या तो मार देते हैं या खा जाते हैं, या एनिमल्स जो उनके रहेंगे जैसे गाय है या बकरी है, उनको पकड़ के लेके जाते हैं। सो अब ये प्रॉब्लम उनका नहीं है, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कितना कहाँ से कितना लैंड हम लोगों को बफर जोन बनाना है। सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। वी हैव अ रिवर विच इज गोइंग ऑन और फ्लोइंग एट दिस बाउंड्री, ठीक है। दिस इज द रिवर, ये उसका नॉर्मल फ्लो है। अब मेनली होता क्या है, आप देखो MP UP बिहार जो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ना ये रिवर का एक्सटीरियर पार्ट है, मतलब ये जो है ये आपका फ्लड रीजन ही है। नॉर्मल सिनारियो में रिवर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है ये बॉर्डर में, ये जो ब्लैक बॉर्डर है, लेकिन जब अगर रेनी सीजन आता है तो रिवर जो है वो अपना कवरेज बढ़ा के ये एरिया में आ जाता है, और अब ये एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करना, घर नहीं बनाना, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। लेकिन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है एंड प्लेसेस इतने कम हो गए कि आप वो रिवर का जो फ्लड रीजन या फ्लड जोन जो है वहाँ पे जाके आप अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो अगर आपने यहाँ पे अगर एक घर बना दिया और अगर
रेनी सीजन में अगर रिवर अगर अपना कोर्स को एक्सटेंड कर रहा है यहाँ तक जो उसका नॉर्मल कोर्स है, तो यहाँ पे अगर फ्लड आ रहा है तो इसमें रिवर का फॉल्ट नहीं है. अ फ्लड सिचुएशन विच इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ द ह्यूमन्स. सो ये हम लोग को बफर जोन रखना है, ये आपको वहाँ पे लोगों को बताना पड़ेगा कि दिस इज़ द फ्लड रीजन. ये नॉर्मल आपको साल के 8-9 महीने अगर ये खाली मिल रहा है, इट डजेंट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे घर बना देंगे, क्योंकि बाकी के 3 महीना जब रिवर अगर अपना कोर्स जो है मतलब अपना साइज जब चेंज करेगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन और सच कंडीशंस, तो यहाँ पे फ्लड डेफिनेटली आएगा. तो आपको क्या करना है, ये रिवर्स कोर्स जितना है, रिवर्स का मेन जो एरिया जितना है उतना छोड़ के आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे जो भी बफर एरिया हम लोगों ने डिफाइन किया है और उसके आगे व्हेन वी डिफाइन द रीजन और अ रेसिडेंशियल एरिया, तो यहाँ पे कभी भी फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, है ना. यहाँ पे कभी भी फ्लड नहीं आएंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनी डाउट फॉर दिस? सो ये आपके मेन पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द बफर जोन क्या बोला है, अनदर टेक्निक बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक डिस्टेंस इज टाइसन पॉलीगॉन जनरेशन. दैट्स अनदर टेक्निक. अब यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमिटी के अंदर आपको भी यहाँ पे अगेन बताया हुआ है. The principle of buffer zone generation is simple. We select one or more targeted location and then determine the area around them within a certain distance. जैसे अगर हम लोग बता रहे हैं we have a school here. So हम लोगों ने बोला है कि स्कूल के 2 किलोमीटर रेडियस में कोई भी लिकर या बार या ऐसे कोई शॉप्स या ऐसे कोई प्लेसेस नहीं रहेंगे, है ना. सो वो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है. या फिर कोई भी ऐसे टोबैको सिगरेट प्रोडक्ट्स जो है वो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर रेडियस में सेल नहीं होगा. देन वी कैन से कि वी हैव हॉस्पिटल या, ठीक है, दिस इज हॉस्पिटल. सो हॉस्पिटल जो है इसको हम लोगों ने क्या किया है, साइलेंट जोन डिक्लेयर किया है. सो अगर कोई भी व्हीकल्स अगर यहाँ से जा रहे हैं देन हम लोग को वहाँ पे मेंशन करना है. सो वो वे में हम लोग यहाँ पे बफर जोन बना सकते हैं. सो वी कैन क्रिएट और वी कैन यूज such technique for different purposes. जैसे यहाँ पे दिया है, the principle of buffer zone generation is simple. We select one or more targeted location and then determine the area around them with a certain distance. In some cases, zonated buffer must be determined. For instance, in assessment of traffic noise effect, and most GIS support this type of zonated buffer computation. Illustrated in a figure. जैसे यहाँ पे बताया हम लोग को बफर जोन कितना रहेगा. तो बफर जनरेशन ऑन अ रास्टर इज फेयरली सिंपल फंक्शन. टारगेट लोकेशन और लोकेशन आर ऑलवेज प्रेजेंटेड बाय अ सिलेक्शन ऑफ द रास्टर सेल्स एंड जियोमेट्रिक डिस्टेंस जो है वो डिफाइन करेंगे यूजिंग सेल रिजोल्यूशन एज द यूनिट. डिस्टेंस फंक्शन अप्लाइड इन द पाइथागोरस डिस्टेंस बिटवीन द सेल सेंटर. और वहाँ से हम लोग नॉन टारगेटेड सेल्स एंड टारगेटेड सेल्स को अलग आराम से डिफाइन कर सकते हैं. और वहाँ पे हम लोग अलग से बताएंगे कि ओके दिस मेनी एरिया इज डिफाइंड फॉर दिस. यहाँ से हम लोग का ये मेन रोड रहेगा, यहाँ से हम लोग का ये वाला. सो देखो यहाँ पे बफर जोन जनरेशन ए में क्या बोला है, अ मेन एंड माइनर रोड डिफरेंट डिस्टेंस वेयर अप्लाइड 25 मीटर्स फॉर माइनर एंड 75 मीटर्स फॉर मेन रोड. अब जोनेटेड बफर जोन में हम लोगों ने क्या बोला है, वी हैव 3 डिफरेंट जोन्स वे ऑब्टेन एट 100 मीटर फ्रॉम द मेन रोड, एट 200 एंड 300 मीटर के ऊपर हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस बता रहे हैं. सो दैट्स वन थिंग. सो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कुछ सेम पॉइंट्स आपको दिए. थाइसन पॉलीगॉन पार्टीशन क्या बता रहा है, मेक्स यूज ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टेंस फॉर डिटरमाइनिंग नेबरहुड्स. जहाँ पे okay, just 1 minute. Okay, so we were discussing about proximity computation. जहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे mainly the partition and geometric distance for determining neighborhoods. बराबर है. Now if this useful if we have a partially distributed set of points as targeted location and we want to know for each location in the study to which target is the closest one. Now this technique will generate a polygon around each target location that identifies all those location that belongs to that target. जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया है, देखो ये टाइसन पॉलीगॉन है, दिस इज द पॉइंट और ये हम लोगों का वो स्पेसिफिक एरिया है. सो हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं, ये वे में वी कैन डिफाइन इट. सो गिवन अ इनपुट पॉइंट सेट दैट बी द पॉलीगॉन मिड पॉइंट, it is not difficult to construct each a partition. It is even easier to construct it if we already have
दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंटर पॉइंट ट्रायंगुलेशन, अगर देखो यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपको सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ये जो टेक्निक है ये अप्लाई करना पड़ेगा। बाद में आपका जो मेन पॉलीगॉन है इसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वो सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। देखो ये सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बन रहा है। सो ये हम लोगों का सेंटर पॉइंट कैलकुलेशन है जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज आवर सेंटर पॉइंट कैलकुलेशन। सो सेंटर पॉइंट कैलकुलेशन के लिए ये वाले जो फंक्शंस है, सॉरी ये यहाँ पे होगा, सो ये वाले जो फंक्शंस है ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ये अगर होगा तो आपको सेंटर पॉइंट मिल गया। तो ये जहाँ जहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है, दोज आर द सेंटर पॉइंट ऑफ दोज पॉलीगॉन्स। और उसके बेस के ऊपर एज यू कैन सी डिलियोनई ट्रायंगुलेशन एंड थाइसन पॉलीगॉन पार्टीशन कंस्ट्रक्टेड from it is on the right. The construction first creates the perpendicular of all triangle sides. Observe the perpendicular one and उसके बेस के ऊपर देन आप ये थाइसन पॉलीगॉन जो है वो क्रिएट कर देंगे। सो दैट्स इट। डायग्राम से बहुत सिंपल वे में समझ में आ रहा है। कंप्यूटेशन डिफ्यूजन कैसे वर्कआउट होंगे। अब कंप्यूटेशन डिफ्यूजन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखो बताया कहाँ कहाँ पे हम लोग के कौन से पाथ रहेंगे, कहाँ से हम लोग जाएंगे, है ना, कुछ पॉइंट्स दिए हुए। सो ध्यान से एक बार हम लोग समझते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेबरहुड ऑफ वन और मोर टारगेट लोकेशन मे डिपेंड नॉट ओनली ऑन बट ऑल्सो ऑन द डायरेक्शन एंड डिफरेंसेस इन द टेरेन इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बफर जोन बना रहे हैं, तो फर्स्ट जो जोन है जिसमें मैं बताऊंगा कि ओके यहाँ पे एलिवेशन जो है वो लिमिटेड है 20 फीट या ऐसा ही कुछ। दूसरा जो हम लोगों ने जोन बनाया वहाँ पे एलिवेशन जो है वो और हाई है ना। ऐसे अलग अलग हम लोग बता सकते हैं। सो इन दिस एज यू कैन सी इन द केस व्हेन द टारगेट लोकेशन कंटेन्स द सोर्स मटेरियल दैट स्प्रेड ओवर द टाइम referred to as a diffusion. The source material may be air, water और soil pollution. So यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं ये बेस पे, एंड उस पे हम लोग बता सकते हैं कि आपका commuter existing a train station, people from opened up a refugee camps या वाटर स्प्रिंग अपहिल है उसकी वजह से यहाँ पे, या रेडियो वेव्स जैसे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है ना, बाजू में रेलवे स्टेशन कहीं पे हो सकता है उसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन हुआ है। सो ऑल दिस केस one which not expect the spread to occur evenly in all direction, there will be a local terrain factor that influence the spread, making it easier or more difficult to find it out. So there will be a local terrain factor that influence the spread. और उसके बेस के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कभी कभी ये easily समझ में आ सकता है कि अगर कहीं पे अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो उसके मेन रीजंस क्या है, और कभी कभी इजीली समझ में नहीं आता है कि जो वाटर पोल्यूशन या जो सॉइल पोल्यूशन या कुछ हो रहा है उसके मेन रीजंस क्या है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देर आर मैनी GIS प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू दिस टाइप ऑफ अ कंप्यूटेशन। डिफ्यूजन कंप्यूटेशन इन्वॉल्व्स वन और मोर टारगेटेड लोकेशन विच आर बेटर कॉल्ड सोर्स लोकेशंस. They are the location of the source of whatever spreads. The computation also involves a local resistance raster. रास्टर मतलब रोज एंड कॉलम्स पे एग्जैक्ट सेल लोकेशंस रहेंगे हर एक के. प्रोवाइड्स अ वैल्यू दैट इंडिकेट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर द सोर्स मटेरियल टू पास बाय दैट सेल्स. सो एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक अगर हम लोगों का कोई एक प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन है, तो हम लोग जब ऐसा एक रास्टर मैप अगर हम लोग बनाएंगे, सो विद द हेल्प ऑफ दिस रास्टर मैप इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड इट आउट कि कौन से सेल से कहाँ से हम लोगों का कोई एक पोल्यूशन चालू हो रहा है, कहाँ पे एग्जैक्टली ख़त्म हो रहा है, और इफ़ दिस इज़ द रिवर सो वो कौन से पॉइंट से पोल्यूशन ज़्यादा आ रहा है. सो आई कैन से कि ओके यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है ना. सो यहाँ पे ये जो भी पोल्यूशन इसमें जनरेट हुआ है रिवर में, द मेन रीज़न इज़ द इंडस्ट्री. So the value in the cell must be normalized, that is valid for a standardized length. Usually the cell width के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, जिसके बेस के ऊपर एग्जैक्ट हम लोग को पता चलेगा कि सोर्स लोकेशन से जब लोकल रेजिस्टेंस या रास्टर हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूट कर पाएंगे कि कितने प्लेसेस या कितने सेल्स जो है
जहाँ पे ये जो भी पोल्यूशन है वो पहुंचा है. सो एग्जैक्टली कौन से लोकेशन या कौन से कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट पे ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. सो वाइल कंप्यूटिंग टोटल रेजिस्टेंस, जीआईएस टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ द पाथ लेंथ. नाउ द डिफ्यूजन फ्रॉम द सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन फ्रॉम द सेल सोर्स to its neighbor cell to east cell is shorten cell on the east side, इसके लिए CE लिखा हुआ है. shorten then to the cell that is at the north east, बराबर है नॉर्थ ईस्ट लिखा है. सेल CNE मतलब नॉर्थ ईस्ट है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ द value of the cell indicates that the local resistance value for the cell, GIS computes the total incurred resistance for the diffusion like cell source to cell east. as हम लोग यहाँ पे कुछ एक कंप्यूटेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द सेल सोर्स प्लस वैल्यू ऑफ द सम पोल्यूशन या एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट साइड, बराबर है. ये दोनों को ऐड करेंगे. वाइल द सेम फॉर द सोर्स टू नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो डिवाइड बाई हाफ, जिससे हम लोग को एग्जैक्ट सेंटर से अगर मैं रेडियस फाइंड करूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलोमीटर रेडियस में हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो रेडियस है, अभी टोटल मेरा डायमीटर सपोज 4 मीटर का है, 4 किलोमीटर का है, तो ये रेडियस क्या हुआ, 2 किलोमीटर हुआ, मतलब हाफ हुआ. तो अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि ओके ये सेंटर पॉइंट या ये जीआईएस लोकेशन या ये सेल पोजीशन से हम लोग को कोई पोल्यूशन मिल रहा है, सो वो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय हाफ करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा जब अगर मैं उसको सेंटर पॉइंट से रेडियस वे में या आजू बाजू के नियर बाई लोकेशन पे फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ. सो यहाँ पे हम लोग वही सेम वैल्यू फंक्शन अप्लाई करेंगे फॉर नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज फॉर द सोर्स, और उसको ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. नाउ द accumulated resistance along the path of the cell is simple sum of this incurred resistance from pairwise neighborhood cells. So as you can see now here, आपको क्या बोला है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, it is given that since source material has the habit of taking the easiest route to spread, we most determine what minimal cost, that is at what minimal resistance it may have arrived at in a cell. मतलब यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा, मेरा पाथ है, देखो अभी अगर रिवर फ्लो है तो रिवर का मल्टीपल पाथ है. सपोज दिस इज द सोर्स, तो यहाँ से उसका एक नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, एक ईस्ट नॉर्थ में जा रहा है ना, या फिर एक डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है. तो आपका जो रिवर है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, या यहाँ से ऐसे जा रहा है, या यहाँ से ऊपर से ऐसे जा रहा है ना. तो एग्जैक्ट डायरेक्शन या पाथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कितने रास्ते हैं उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, और इसके लिए हम लोग कंपास और डायरेक्शन यूज़ करेंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हम लोग को बताना बहुत सिंपल है, नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो कंपास यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी कैन डिफाइन दिस पाथ 1 नॉर्थ ईस्ट, पाथ 2 ईस्ट टू नॉर्थ, पाथ 3 नॉर्थ ईस्ट, बराबर है. ईस्ट टू नॉर्थ है, ईस्ट टू नॉर्थ टू ईस्ट है, ईस्ट टू नॉर्थ है, और ये नॉर्थ ईस्ट है. ठीक है. यूजिंग कंपास डायरेक्शन टू डिफाइन द पाथ फ्रॉम द ग्रीन सेल्स. अब डायग्राम यही बता रहा है, सेल सोर्सेज दैट इज अ सोर्स इन अ ग्रीन सेल विच वैल्यू 4 एंड CX वो इज द टारगेट सेल विद द वैल्यू 5. ये हम लोग का मेन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं. सो यहाँ पे हम लोग के पास कोई टारगेट सेल है दैट इज 5 है, तो आपको क्या करना है, ये 5 नंबर का जो सेल है यहाँ पे पहुँचना है. तो इसके लिए आपके पास डायरेक्शन कितने हैं, फर्स्ट ये वाला होगा, देन ये वाला होगा, या डायरेक्ट होगा, है ना. तो आपके पास 3 रास्ते हैं सेल 4 टू सेल 5 तक पहुँचने के लिए. सेम भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सेल 3 पे, तो सेल 3 से अगर मुझे यहाँ पे सेल 5 पे पहुँचना है, तो उसके लिए भी कितने रास्ते रहेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, है ना. या फिर अगर मैं दूर से अगर देखूंगा तो मुझे और भी बहुत सारे रास्ते मिलेंगे. तो आप एक्चुअली कहाँ पे और कहाँ से आप ट्राई कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस या मल्टीपल रास्ते आपके बनते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये आपको सिंपल कैलकुलेशन दिया है. फर्स्ट पाथ है नॉर्थ टू ईस्ट, द टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे जा रहा हूँ, 4 से, फ्रॉम दिस 4 एंड गोइंग टू दिस 4, और बाद में 5 पे जा रहे हैं हम लोग. तो वही सेम सिंपल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताया हुआ है. देखो 4 + 4 + हाफ, 4 + 5 एंड टोटल कैलकुलेट किया. देन पाथ 2
4 से मैं 2 पे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 4 से मैं 2 पे जा रहा हूँ एंड देन 2 to 5 पे जा रहा हूँ मैं, सॉरी। सो यहाँ पे देखो, सॉरी, हम लोग के पास दो रास्ते हैं, 4 to 2 एंड 4 to 5। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो हम लोगों को वही सेम वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं एंड सेम वे थर्ड इक्वेशन में भी हम लोग वही फाइंड करेंगे। सो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, ये जो हम लोगों के इक्वेशंस यहाँ पे दिए है, नॉर्थ ईस्ट बराबर है ईस्ट टू नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, इसके 3 इक्वेशंस है, वो सिंपल आपको याद रखने हैं। जो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ही कुछ आएगा सिंपल, तो ज़्यादा कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बस ये इक्वेशंस ही हम लोगों को ट्राई करने हैं कि ओके कहाँ से कौन से पॉइंट से हम लोग के वैल्यूज़ जो है वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना, डायरेक्शन हम लोग को फाइंड करना है ना। फ्लो कंप्यूटेशन, फ्लो कंप्यूटेशन लाइक दिस, ये अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे क्या दिया है, इन अ फ्लो कंप्यूटेशन are determined when a phenomena does not spread in all directions but moves or flows along the given. Now least cost path है determined again by the local terrain. एक raster है मेरे पास, the original elevation raster, each cell in that raster, the steepest downward slope to the neighboring cell is computed and its direction is stored in the new raster. Then raster B can be called the flow direction raster, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्लो बता रहे हैं, एज यू कैन सी इन दिस पार्ट वी आर जस्ट डिफाइनिंग द फ्लो, एरो बताया हुआ है ना। तो ए जो है वो एलिवेशन बता रहा है, हाइट बता रहा है कहीं पे अगर हम लोग है, एंड सी वाला जो सेल है वो क्या बता रहा है, एक्यूमुलेटेड फ्लो काउंट रास्टर। ओके, मतलब कहाँ से कोई एक फ्लो जा रहा है, बाहर जा रहा है, दूसरे कोई सेल में जा रहा है क्या, कितने फ्लो कौन कितने आएंगे वहां तक, है ना, इसका आपको डायरेक्शन बता रहा है। सो वो सिर्फ कैलकुलेट किया हम लोगों ने। सो एज यू कैन सी हियर, बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, बी कैन बी कॉल्ड द फ्लो डायरेक्शन, फ्रॉम बी द जीआईएस कैन कंप्यूट द एक्यूमुलेटेड फ्लो काउंट रास्टर। नाउ रास्टर सी, अ रास्टर दैट फॉर ईच सेल इंडिकेट्स हाउ मेनी सेल्स हैव देयर वाटर फ्लो इनटू द सेल्स, है ना, कहाँ कहाँ से आपके पास वो वाटर आ रहा है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके कोई एक पॉइंट है दैट इज द जंक्शन फॉर 3 रिवर्स, सो यहाँ से कोई एक रिवर आ रहा है, देन यहाँ से कोई एक रिवर आ रहा है, देन यहाँ से कोई एक रिवर आ रहा है ना, एंड देन दिस इज अगेन, इसके सब ब्रांचेस रहेंगे, इसकी सब्सिडरी रहेंगी, तो कहाँ पे जा रहा है वो डायरेक्शन हम लोग बताएंगे। सो यहाँ पे वही बोला है, सेल्स विथ हाई एक्यूमुलेटेड फ्लो रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो, जहाँ पे ज़्यादा डायरेक्शन से वाटर आ रहा है। या फिर यू कैन से कि हम लोग दिल्ली में ही ज़्यादा पोल्यूशन क्यों फेस कर रहे हैं, बिकॉज ये जो है ये सेंटर में आ जाता है और आपके एयर जो है वो घूम फिर के वापस यहाँ पे ही ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसके लिए आजू बाजू के स्टेट का जो भी पोल्यूशन है वो आपके पास आता है। सेल विद एन एक्यूमुलेटेड फ्लो काउंट ऑफ अ 0 आर लोकल टोपोग्राफिक हाइट्स एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द रिजेस एज गिवन हियर। ठीक है, ए बी सी बहुत सिंपल है, फ्लो काउंट कर रहा है। सो फ्लो काउंट में हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव दिस सेल जहाँ पे अक्यूमुलेट कितना हो रहा है, 7 लोकेशन से आपके पास कहीं ना कहीं फ्लो आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट 7 लोकेशंस। देन यहाँ पे 5 प्लेसेस से आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट 20 लोकेशन से हो रहा है। और ये कैसे पता चलेगा, वी हैव दिस एरोज डिफाइन, है ना। सो देखो ये 7 है, सो 7 कहाँ पे है, हियर वी हैव 7। सो यहाँ से ये फ्लो आया, ये आया, देन ये आया, देन ये आया, तो ऐसे आप टोटल अगर आप देखेंगे वी हैव टोटल 7 फ्लोज हियर जो यहाँ पे आ रहे हैं। देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर के सारे सेल्स अगर फाइंड आउट करेंगे आप, जो डायरेक्टली 20 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, है ना। सो ये वाले सेल के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। देन यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 35। सो इतने प्लेसेस जो है वो, इतने सेल्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। देन raster based surface analysis, continuous field have number of characteristics not shared by the discrete fields. Like यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, since the field changes continuously we can talk about the slope angle, slope aspect and convexity of the slope. These notions are not applicable to discrete fields. डिस्क्रीट मतलब अलग अलग लोकेशन से अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके ऊपर ये पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। ये जब अगर कंटिन्यूअस कुछ रहेगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ हिमालय, तो यहाँ पे इसका हाइट इतना है, देन ऊपर है, देन वापस नीचे है, देन ऊपर है, वापस नीचे है, यहाँ पे डिप ट्रेंच है, देन ऊपर है, वापस नीचे
है ना, तो ये कंटिन्यूसली ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसका एलिवेशन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है या उसका स्लोप एस्पेक्ट अगर कैलकुलेट करना है, उसके एंगल्स अगर कैलकुलेट करना है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल वेर मोर एडवांस कंप्यूटेशन और कंटिन्यूस फील्ड रिप्रेजेंटेशंस आर नीडेड. जैसे आप देखो मराठवाड़ रीजन है, तो महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे वी हैव जो हम लोग के सिंधिया जो पर्वत है, सो यहाँ पे सह्याद्री जो पर्वत है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक साइड पे जो है वो वाटर स्कैर्स रीजन है और एक साइड पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाता है. तो उसका मेन रीज़न क्या है कि ये आपका एवरेस्ट है. ठीक है, अब क्लाउड्स जो आएंगे वो, इफ आई जस्ट ड्रैग इट जस्ट 1 मिनट, सो आपके क्लाउड्स जो आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं. ओके, अब आपका एवरेस्ट का हाइट जो है वो बड़ा है, सो ये क्लाउड जब यहाँ से ऐसे पास होने की ट्राई करेंगे तो ये ऊपर इतना जाते जाते ही जो है ना वो यहाँ पे इतने हाइट पे जाते जाते ऊपर ही यहाँ पे वो ठंडे हो जाते हैं, एंड आपको जो भी रेन मिल रहा है ना वो यहाँ पे ही मिल रहा है. सो एक साइड पे आपको बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है और एक साइड पे दिस इज़ द वाटर स्कैर्स रीजन, यहाँ पे पूरा पानी नहीं है, वी हैव स्कैरसिटी हियर. तो ये हम लोगों को ऐसे पता चला, वी हैव फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द एलिवेशन, है ना. सो अभी यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या है, या तो आप यहाँ से कुछ वाटर यहाँ पे भेजेंगे, अब वो तो पॉसिबल नहीं, इतना बड़ा जो एवरेस्ट है वो बीच में. अब ये जो क्लाउड्स है इनको भी हम लोग इजीली भेज नहीं सकते. तो अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक रीजन में इतना पानी है एक में कम क्यों है, तो वो साइंटिफिक रीजन हम लोग ये वे में फाइंड आउट कर सकते हैं. So as you can see, continuous field have number of characteristics. Field change continuously. We can talk about the slope angle, slope aspect, convexity of the slope, and these notions are not applicable to discrete fields. These are numerous examples जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए. Now, सबसे पहले क्या बोला है, स्लोप एंगल कैलकुलेशन. कैलकुलेट द स्लोप स्टीपनेस, है ना, एक्सप्रेस्ड इन द एंगल इन द डिग्री और अ परसेंटेज फॉर एनी और ऑल लोकेशंस. अब ये हम लोग कैलकुलेट कहाँ करेंगे, जो माउंटेनियर्स रहते हैं वो ये कैलकुलेट करते हैं, या हम लोग के सोल्जर्स हैं उनको सपोज कोई एक लोकेशन पे जाना है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है, या फिर दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द टेरिटरी. जैसे देखो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो वो टाइम पे कौन सा पार्ट अगर हम लोग कैप्चर करेंगे जहाँ से हम लोग उनके ऊपर प्रॉपरली वॉच रख सकते हैं या हम लोग का अपर हैंड रहेगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो हम लोगों ने देखा कि ओके वी हैव सम एवरेस्ट हियर, लेकिन इसका स्टीप पोजीशन, स्टीपनेस कितना है, इज इट पॉसिबल कि हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ पाए. नाउ एस्पेक्ट कैलकुलेशन होंगे, कैलकुलेशन ऑफ एन एस्पेक्ट और एन ओरिएंटेशन ऑफ द स्लोप इन डिग्री बिटवीन 0 to 360, है ना. देन अब यहाँ पे क्या बोला है, कन्वेक्सिटी है कैलकुलेशन. स्लोप कन्वेक्सिटी डिफाइंस एनी चेंजेस ऑफ द स्लोप. नेगेटिव व्हेन द स्लोप इज कॉन्केव एंड पॉजिटिव व्हेन द स्लोप इज कन्वेक्स. कैन बी डिराइव्ड एट द सेकेंड डेरिवेटिव इन द फील्ड. सो अगर कोई एक स्लोप अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर वो थोड़ा स्मूथ हो रहा है जिसके ऊपर हम लोग चढ़ सकते हैं या ऑरेल्स कार जा सकता है या एटलीस्ट हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, है ना. एंड एज वेल एज उसका लेंथ कैलकुलेट होगा. सो व्हेन द यूज ऑफ नेबरहुड, it is possible to calculate for each cell's nearest distance to watershed boundary. So अगर मुझे एक जगह से कहीं पे अगर अप स्लोप मिल रहा है तो कहाँ से मैं दूसरे स्ट्रीम्स जो नियरेस्ट स्ट्रीम रहेगा जहाँ पे डाउन स्लोप अगर है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना. सो उससे हम लोगों को हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग जो है वो इजीली मिल पाएगा. हिल शेडिंग, ये हम लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं. यूज फॉर पोर्ट्रे रिलीफ डिफरेंस एंड टेरेन मॉर्फोलॉजी इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज. The color tones in hill shading raster represents the amount of reflected light in each location, depending on its orientation and illumination sources. Now, illumination sources is usually chosen at the 45-degree angle in the northeast वाला part. So, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे ये कोई एरिया जो है यहाँ पे हम लोग इतने टाइम ही रह सकते हैं, इसके बाद में ये टाइम के बाद में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा. सो ये टाइम इवनिंग के 5 या 6 o'clock के पहले वी सपोज टू लीव दिस प्लेस, या यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, है ना. ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. और एल्स अगर कहीं पे स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है, हाइट अगर बहुत ज़्यादा है, तो जैसे मैंने आपको बताया
कि महाराष्ट्र में कोई कोई रीजन्स में अगर आप देखेंगे सह्याद्री पर्वत जहाँ पे है, तो आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर है, कहीं कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे वाटर सोर्सेज कम है। तो आपको इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं पे कोई एक एरिया में है तो कहाँ पे आपको एनिमल्स कौन से टाइप के मिल सकते हैं, कहाँ से आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए एरियाज़ कौन से रहेंगे। आप देखो कि जब मिलिट्री ऑपरेशंस जब चलते हैं ऐसे रीजन में जहाँ पे हम लोग नक्सलाइट ऑपरेशंस करते हैं, तो वो टाइम पे ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं जिसके बेस के ऊपर जो हम लोगों के मिलिट्री के जो सोल्जर्स है दे कैन ईजिली फाइंड इट आउट कि कहाँ से हम लोग इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कहाँ पे वो हो सकते हैं जहाँ से दे कैन अटैक ऑन अस। सो ये बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ पे हो सकता है, एंड इसके बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन 3D मैप एज वेल। आप देखो कि जो बहुत सारे जो एरियाज या लोकेशन है ना, तो उसमें हम लोग यही यूज़ करते हैं। आप देखो कि अभी सियाचिन ग्लेशियर है, तो हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कि एक ऐसा प्लेस जिसके ऊपर -40-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, जहाँ पे हम लोग कोई दूसरे डेवलपमेंट्स नहीं कर सकते, आप खाली अपने सोल्जर्स को रख रहे हैं और वो सिर्फ वहाँ पे मर रहे हैं। सो आप कौन से बेसिस के ऊपर वहाँ पे आप सोल्जर्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। तो हम लोगों ने वहाँ पे फाइंड आउट किया कि दिस इज़ वन प्लेस, अगर हम लोगों ने छोड़ दिया तो चाइना एंड पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन में आ सकते हैं, प्लस दिस इज़ द प्लेस जहाँ से दे कैन डायरेक्टली कीप अ वॉच ऑन अस। तो ये एक बहुत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया, ये हम लोगों ने समझा बेस्ड ऑन सच कैलकुलेशंस। ओके, देन सेवेंथ पॉइंट अगर आप देखेंगे, द सेवेंथ पॉइंट विच वी हैव दैट इज डिटर्मिनेशन, as you can see here, determination of change in the elevation through time, cut and fill volume of the soil to be removed to brought it into the site ready for construction can be computed। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग ये पॉइंट के ऊपर भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पे लैंडस्लाइड के इफेक्ट्स हो सकता है। आपने देखा है गवर्नमेंट, हम लोग बहुत हिल स्टेशंस पे कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स के जो चांसेस अगर रहते हैं तो स्टार्टिंग से ही वहाँ पे वो अलग से नेट लगाया रहता है ऊपर से, अगर बड़े पत्थर या कुछ आते हैं तो उनको रोकने के लिए। तो उनको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे हम लोगों को ये करने की ज़रूरत है, कहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कहाँ से हम लोग रेलवे के लिए नए रूट बना सकते हैं, कहाँ से हम लोग के वाटरवेज बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए हम लोग ये रास्टर बेस्ड सरफेस एनालिसिस जो है ये इसके ऊपर वर्कआउट करता है। देन कैचमेंट डिलिनिएशन, कैचमेंट बाउंड्रीज और ड्रेनेज लाइंस। सो कहाँ से आपका ड्रेनेज लाइन पास होना चाहिए जिससे वो दूसरे किसी के साथ मर्ज ना हो या अफेक्ट ना हो, है ना, ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। द यूज़ ऑफ नेबरहुड फंक्शन। आप देखो कि आज के टाइम पे अगर रोड पे कहीं पे अगर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो कौन से साइड पे आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कौन से आपके गैस पाइपलाइन के लाइंस है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे गलती से अगर उसको तोड़ दिया तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो इसके लिए हम लोग के पास एक बहुत प्रॉपर मैप्स होता है। सो ये रास्टर बेस्ड सरफेस एनालिसिस बेसिकली हेल्प्स फॉर दिस। तो सिस्टम विल डिटरमाइन द लोएस्ट पॉइंट्स इन दिस बेसिकली ड्रेनेज के लिए जो हम लोग के पॉइंट्स है उसके लिए। व्हेन कंसिडर द आउटलेट कैचमेंट एरिया, अब रिवर का जैसे कैचमेंट एरिया मैंने बताया था कि इतने में वो नॉर्मली जब उसका फ्लो अगर बढ़ेगा तो जो उसके बाकी के जो एरिया है वहाँ पे फ्लड आएगा ही आएगा। सो एंड एवरी रेनी सीजन अगर आपको यूपी बिहार में कहीं पे अगर लोग डूबते हुए मिल रहे हैं, सो उसका एक रीज़न मेन ये है कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको कैसे वे में फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ वी हैव दिस इज़ द रिवर एरिया, ठीक है, 1 मिनट। सो स्टार्टिंग में जैसे आप देखो कि मुंबई का अगर हम लोग एग्जाम्पल है, सो हम लोग के पास अलग अलग रिवर्स थे जो यहाँ से वो निकल रहा था, देन इतने पार्ट में वो अंडरग्राउंड था, ओके, अंडरग्राउंड वो फ्लो हो रहा था, देन यहाँ पे अगेन वो ऊपर से फ्लो हो रहा था, देन वापस यहाँ पे कोई लेक या कुछ था, सो यहाँ पे पानी जाता था, देन अगर ओवरफ्लो हो गया तो अगेन इट वाज कनेक्टेड विद सम अदर रिवर, देन यहाँ पे अगेन दिस वाज कनेक्टेड विद सी। सो अब मेन प्रॉब्लम क्या हुआ है
कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसके आगे हम लोग को लगा कि यहाँ पे कोई रिवर नहीं है, वी हैव कंस्ट्रक्टेड समथिंग हियर। सो अब क्या हो गया, वाटर फ्लो जो है वो ब्लॉक हो गया। देन वी हैव कंस्ट्रक्टेड समथिंग एट दिस लेक साइड, अपने लेक व्यू होटल्स और सब देखा रहेगा, एक कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये हम लोगों ने मैप का प्रॉपर वे में समझा नहीं है। और अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वाटर रिवर्स जो थे वो आपस में कनेक्टेड थे सम और दी अदर वे, हम लोगों ने वो कनेक्शन ब्रेक कर दिया। तो ये अगर एक्सेसिव रेन अगर हो रहा था यहाँ पे, ओके, बिकॉज ऑफ रेन ये वाटर जो है वो यहाँ से अंडरग्राउंड ट्रैवल करके यहाँ से लेक से वो डायरेक्ट सी में जा रहा था। लेकिन अभी बीच में आपने क्या किया, यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स बन गए, है ना, यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स बन गए, यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स बन गए। तो आपने वो जो रूट था उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। एंड हेंस अब जब ये वाटर अगर सी में नहीं जा सकता तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिल्डिंग में ही भरेगा या आजू बाजू के एरियाज में भरेगा, है ना। सो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये मुंबई में एक मेन प्रॉब्लम हो गया, दिल्ली में ये मेन प्रॉब्लम हो गया एंड उसी को हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोग ऐसे स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, वी कैन फाइंड आउट द अल्टीट्यूड। अब ये जो प्रोसेस रहता है ये हाईएस्ट लोकेशन दैट इज द सेल एंड विद द हाईएस्ट वैल्यू जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट लोकेशन क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। और उसके बेस के ऊपर उसका कैचमेंट बाउंड्री मिलेगा। delineate the drainage network, the process is reverse. Now the system will work from the watershed downwards, each time looking for the lowest neighborhood cells. So हम लोग कहाँ पे नीचे कहाँ तक जा सकते हैं। अगर मैंने कोई एक बहुत बड़ा अगर एवरेस्ट फाइंड किया है, सो अभी मैं अगर ये रिवर है मेरे पास, ठीक है, दिस इज रिवर, सो इसका डीपेस्ट कोई एक एरिया अगर है तो उसका लेंथ या हाइट कितना है, सॉरी हाइट कितना होगा, ये डेप्थ कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अगर कहीं पे दो एवरेस्ट है और उसके बीच में यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेंच है, जैसे मरीना ट्रेंच है, तो वो कितना डिस्टेंस पे है, उसके नीचे कोई लाइफ है कि नहीं, ये हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सनलाइट यहाँ पे पहुँच सकता है कि नहीं। आपने देखा रहेगा मूवीज़ बहुत सारे बने हैं इसके ऊपर, तो वो सब के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। विजिबिलिटी एनालिसिस, व्यू, अब देखो सॉरी यहाँ डायनेमिक मॉडलिंग में अगर आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन, अब यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीजिंग यूज इन जीआईएस बेस्ड सच कंप्यूटेशन, जहाँ पे हम लोग रन ऑफ, इरोजन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो फाइंड आउट करते हैं। सो उसके लिए आप डेप्थ में जाएंगे, रिमेंबर वी टॉक अबाउट द डेप्थ ऑफ एनीथिंग। सो यहाँ पे हम लोग ने जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ के जो फार्मर्स है दे आर एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटिंग दिस ग्राउंड वाटर। जो स्पीड पे आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सेम स्पीड पे वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इसके आगे के जो फॉरेस्ट लैंड है या नॉर्मल ग्रीनरी एरियाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दिस इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, है ना। सो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको इसको कहीं ना कहीं ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है इसको आपको रोकना है। सो इसके लिए आप या फिर पोल्यूशन के लिए ये कैसे रोक सकते हैं ये आपको देखना है। और उसके लिए और कभी कभी देखो कहीं कहीं पे अगर वॉल्केनोज है, सो कहाँ से लावा निकल सकता है, उसके आजू बाजू में आपको एरिया या कंस्ट्रक्शन नहीं करना है ना। और वो लावा वहाँ पे अभी भी वी हैव मेनी वॉल्केनोज जो बीच बीच में एक्टिव होता है, तो वो एक्टिव कब हो रहा है, चांसेस है क्या, ये सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देन आप देखो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, जैसे नेपाल है, गुजरात के कुछ रीजन्स है, दिल्ली है। आपने मुंबई में रेयरली कभी अर्थक्वेक के चांसेस देखे रहेंगे। नाउ जापान, अब जापान जो है ना, दिस इज द होल कंट्री, जापान इज द होल कंट्री जो 3 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है। एंड इसके लिए अब एवरी टाइम यू विल फाइंड सम और द अदर डे यहाँ पे अर्थक्वेक जो है ना वो बहुत कॉमन है। सो अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि ये जो अर्थक्वेक आ रहा है इसका मेन रीजन क्या है ये हम लोग को पता है। अब आप पूरा कंट्री खाली नहीं कर सकते, आपका मोस्ट ऑफ कंट्री जो है वो 3 प्लेट्स के ऊपर है। सो अर्थक्वेक तो आएंगे, तो जब अगर हम लोग कोई डेवलपमेंट्स जो करेंगे ना वो डेवलपमेंट्स ये वे में करेंगे कि जो नॉर्मल कोई अर्थक्वेक आया तो उसको वो रेजिस्ट कर सके, ठीक है। आप देखो कि नेपाल में जब एक टाइम पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था तो वहाँ का जो पशुपति टेम्पल था उसका कंस्ट्रक्शन ये में किया था। सबसे पहले तो उसमें वुड यूज़ हुआ था, ठीक है, नॉर्मल हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं था।
एंड इट वॉज लिंक्ड और कनेक्टेड इन सच अ वे कि इतना बड़ा अर्थक्वेक के बाद भी इट वॉज स्टेबल, मतलब सालों पहले भी people were using such techniques, such mathematical techniques, dynamic modeling, visibility analysis, automatic catchment delineation, जहाँ पे हम लोग कुछ इरोजन अगर हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्राउंड वाटर अगर डिप्लीट हो रहा है, ये सबको हम लोग स्टडी कर पाते हैं. पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर अगर पोल्यूट हो रहा है, तो उसके रीजंस क्या है. जैसे आप देखो कि आई थिंक 100 ईयर्स पहले जब अगर अप्रोक्स 100 ईयर्स या 70-80 ईयर्स हुए रहेंगे, प्लेग जो है वो लंदन में या वो साइड पे बहुत ज़्यादा फैल गया था. तो उसका रीज़न क्या था स्टार्टिंग में. जैसे अभी हम लोगों को कोरोना का एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस. सो वैसे ही जब प्लेग अगर फैल रहा था तो वो टाइम पे उसका भी एग्जैक्ट रीज़न हम लोगों को नहीं पता था. तो वो टाइम पे एक जो साइंटिस्ट था ना, इसने आइडेंटिफाई किया कि ओके दिस इज़ आवर मैप. जैसे अगर मैं कोई एक मैप अगर हम लोग देखेंगे, आई विल जस्ट शो यू वन मैप. लेट्स सपोज वी हैव दिस मैप. ओके, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एरिया एंड एवरीथिंग, बट दिस इज द स्टोरी कि यहाँ पे अभी ये हम लोग के पास एरिया है. ओके, सो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे एक वाटर पंप है. जैसे पहले के वो बोरिंग के हम लोग के पंप होते थे जिसमें से हम लोग वाटर जो है वो यहाँ से आता था एंड यहाँ से सब पियेंगे उसको. हर एक के घर में ऐसे पाइपलाइन अलग से नहीं रहते थे. तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये जो रोड है इसके ये साइड रहने वाले जो ये बोरिंग वेल का यूज़ कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीज़. अब उसके वो टाइम पे हम लोगों को ये जो डिजीज़ था इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था. जैसे कोलेरा है, तो वो टाइम पे उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था और इट वाज आल्सो अ न्यू डिजीज़ फॉर एवरीवन. तो वो टाइम पे कोई एक साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे दिस डिजीज़ इज स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ अ वाटर. क्योंकि उसने जो 100-200 पेशेंट्स को स्टडी किया, वो सब ने ये जो यहाँ पे जो पंप है इसमें से पानी पिया था. और रोड के ये साइड वाले जो रीजन्स थे उसमें बहुत सारे लोग बीमार नहीं पड़े थे, उनको ऐसे कॉलेरा या ऐसा कोई बीमारी नहीं हुआ था. और उसका मेन रीज़न क्या था कि यहाँ पे कोई ना कोई इनके वीकेंड से कि इनके कोई ना कोई रिलेटिव थे जो कहीं ना कभी यहाँ पे ट्रैवल किए थे, यहाँ का पानी पिया था और फिर दे आर गोइंग बैक टू देयर होम. ओके, सो ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया. ये वो साइंटिस्ट ने वो टाइम पे फाइंड आउट किया. लोगों ने उसके थियरी पे बिलीव नहीं किया. अब ये जो यहाँ पे ये जो पंप था ना, या ये जो भी एक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाला एक बोरवेल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, मेन रीज़न ये था कि यहाँ का वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था. इसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे, स्पेशली एक आप समझ लो कि विजिटर पॉइंट टाइप था, तो यहाँ पे लोग आते थे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे वो स्पेशली उसको विजिट करने के लिए आते थे. आज के टाइम पे भी वो कहीं पे तो है, आई फॉरगॉट दैट प्लेस नेम, लंदन है या न्यूयॉर्क है, कहाँ पे याद नहीं है मुझे, आई थिंक लंदन ही है. दोनों में से कोई एक प्लेस है. सो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है ना, ये उसने साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, मैप के ऊपर वो चीज़ें उसने प्लॉट किया. और ये जो रीजन थे ना, जो भी रीजन्स थे यहाँ पे, जो हाउसेस थे, सब में जाके उसने पूछा, तो एक उनका बीमारी का एक सब में एक कॉमन पॉइंट क्या था कि सब ने ये बोरवेल में से पानी पिया था या उनके घर पे पानी यहाँ से आ रहा था. अब उसने फर्स्ट टाइम बताया तो किसी ने मानने के लिए रेडी नहीं हुए. उन्होंने बोला कि नहीं, ये बीमारी जो है वो हवा से फैल रहा है. जैसे अभी कोरोना के बारे में हम लोग के पास प्रूफ नहीं है, सेम वो टाइम पे था. धीरे धीरे हम लोगों ने जब ज़्यादा रिसर्च किया तो हम लोग को पता चला ये जो बोरवेल है इसके बाजू में एक घर था. और इसने, आप देखो पहले के जो टॉयलेट्स थे ना, वो खड्डा करके नीचे वो वेस्ट जमा होता था, एंड बाद में हम लोग दूसरा खड्डा करेंगे, वहाँ पे दूसरा वेस्ट जमा होगा और फिर बाद में उसको फैच करके हम लोग कहीं पे तो लेके जाएंगे. तो अब क्या हुआ था, ये जो यहाँ पे जो घर है, इसने अपना जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए यहाँ पे खड्डा किया था वो ये बोरवेल के पाइप के साथ मिक्स हो गया था. तो ये जो ड्रेनेज का गंदा पानी जो था वो यहाँ पे ये बोरवेल के साथ में कनेक्ट हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ से जो भी लोग पानी पी रहे थे वो बीमार पड़ रहे थे.
दिस वॉज द मेन रीजन। तो ये जो रीजन है ये पता कब चला, जब हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे अंडरग्राउंड में क्या एक्टिविटी हो रहा है ये फाइंड आउट किया, तब जाके हम लोग को ये पता चला। एंड उसके बाद में साइंटिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग कि अगर वाटर से सर्टेन डिजीज आ पॉसिबल, और वो कौन से टाइप के हो सकते हैं और उसका मेन रीजन क्या हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ये जो पॉइंट है इसमें वही सेम टॉपिक के बारे में बात किया हुआ है, विजिबिलिटी एनालिसिस। अ फ्यू शेड्स इन अ एरिया बीन सीन, दैट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द स्पेसिफाइड टारगेट लोकेशन, विजिबिलिटी एनालिसिस ये सब होगा। देन सेम वे यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे ग्राउंड वाटर और उसके बारे में फाइंड आउट किए। सो यही सेम एनालिसिस वो टाइम पे हुआ था, लेकिन वो टाइम पे हम लोग के पास कंप्यूटर नहीं थे तो मैन्युअली हम लोग कर रहे थे। आज के टाइम पे हम लोग के पास सारी टेक्नोलॉजी है, रडार, एंटीना, सब कुछ है, तो वहाँ पे हम लोग वो वे में फाइंड आउट करते हैं। आप देख लो जो आपने वो परमाणु जो 1995-96 में इंडिया ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था, उसके लिए भी बेस्ट पॉसिबल एरिया कौन सा रहेगा जहाँ पे हम लोग ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं कर सकते। कोई आपके पास आजू बाजू में कोई ऐसे प्लेसेस नहीं है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, लोकेलिटी ज़्यादा है, जिसका इफेक्ट वहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने वैसे ही कोई एरियाज के लिए ऐसे ही एनालिसिस किए थे। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज दिस, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस रास्टर बेस्ड सरफेस एनालिसिस। अब इसके ऊपर आपको ज़्यादा पॉइंट्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, फिल्टरिंग इज क्वाइट सिंपल हियर, सो दैट द मूविंग विंडो एवरेजिंग रहेगा, कुछ पॉइंट्स रहेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग है ना सिंपल क्या पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। सो जैसे अगर मैं बात करूँ कि हम लोग को एक एरिया को मैट्रिक्स फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे देखो आई और जे लिखा है, सो आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम, हम लोग सिंपल मैट्रिक्स जो पढ़ते हैं, और उसके बेस के ऊपर भी ट्राई टू इवेल्युएट, और रास्टर बेस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिल्टरिंग इज क्वाइट सिंपल, दैट मूविंग विंडो एवरेजिंग, वी डिफाइन विंडो मतलब क्या पार्ट होगा आपका मेन, एंड लेट द GIS मूव इट ओवर द रास्टर सेल बाई सेल। For each cell, the system performs some computation and assigns the results of this computation to the cell output raster. So ये वे में होगा। Then यहाँ पे क्या बोलते हैं, the difference with moving window averaging is that moving window is filtering is itself a litter raster which contains cell value data used in computation for the output cell value. अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को फ्लोटिंग रिवर है, इंडिया और चाइना के बीच में वी हैव अ रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो अभी इंडिया में जब वो एंटर हो रहा है, सपोज दिस इज द बाउंड्री, ठीक है, दिस इज इंडिया एंड ये चाइना है। सो जब ये इंडिया में एंटर हो रहा है तो कितना वाटर इंडिया में मिनिमम आना चाहिए, है ना। और अगर चाइना अगर वो वाटर को ब्लॉक कर रहा है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इंडिया को कितना वाटर मिलना चाहिए और चाइना कितना एक्सेसिव वाटर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में ये साइड पे जो चाइना से लिंक्ड स्टेट्स में जो फार्मर है उनका फार्मिंग के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशंस के लिए सेम वे आप देखो कि रावी, झेलम, चिनाब, ये जो रिवर्स है ये पाकिस्तान में जा रहे हैं फ्रॉम इंडिया, ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे JNK साइड पे आपको ये सब मिलेंगे जो इंडिया से क्रॉस होके पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग के फार्मर्स को कितना वाटर की ज़रूरत है एंड एज पर अग्रीमेंट कितना वाटर हम लोग पाकिस्तान को दे रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन कि हम लोगों को कहाँ पे डैम बनाने की ज़रूरत है, सो दैट हम लोग थोड़ा वाटर यहाँ पे स्टोर करके रख सके फॉर आर पीपल गेटिंग। सो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, बेस्ड ऑन सच कैलकुलेशंस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मूविंग एवरेजिंग हो गया। मतलब आप जो रेनी सीजन में, इन रेनी सीजन अगर आप कोई वाटर भेज रहे हैं वो टाइम पे उसका साइज अलग रहेगा, एंड इफ़ वी हैव अ समर सीजन जब वाटर स्कैरसिटी है तो वो स्कैर सिचुएशन में आप कितना वाटर भेजेंगे ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप ऐसा हो सकता है कि रेनी सीजन में खुद फ्लड से बचने के लिए आप एक्सेसिव वाटर जो है वो हम लोग के यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे चाइना ने क्या किया था, देव आइडेंटिफाइड द सिचुएशन कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो डैम बना दिए थे ऑन अ रिवर फ्रंट
फॉर इंडस्ट्रियल एरिया, यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। अब जब उनके यहाँ पे बहुत एक्सेसिव रेन हुआ ये लॉकडाउन के टाइम पे, तो उनके ये सारे जो डैम है ये ओवरफ्लो होने लगे। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो डैम थे ये अभी टूटने वाले थे। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, ये सारे जो वाटर है इसको डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, दिस इज आवर इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के अपोजिट साइड पे जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया था, गांव वाले थे, गवर्नमेंट वाज जस्ट एडवर्टाइजिंग और स्टेटिंग दैम कि आप अगर ये फ्लड को फेस कर रहे हैं मतलब आप देशभक्ति कर रहे हैं, आप अपना चाइना का इकोनॉमी को बचा रहे हैं, उसमें आप हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, ये उन्होंने बताया ये रीजन। तो उसके बेस के ऊपर क्या हुआ, वी हैव आइडेंटिफाइड कि ओके सम सिचुएशन माइट अकर, है ना। तो रनिंग मूविंग विंडो एवरेजिंग जो है यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वाटर अगर हम लोग एक्सेसिव रखेंगे और उतने बड़े डैम अगर हम लोग बनाएंगे रेनी सीजन में, अगर उसमें अगर ओवरफ्लो हो गया तो वो वाटर को हम लोग कहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अगर इसका एग्जैक्ट प्लान अगर नहीं रहेगा तो जैसे चाइना में हुआ था वैसा फ्लड लाइक सिचुएशन हम लोग के यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर हम लोग कोई एक डैम बनाते हैं तो उसका मेन एवरेज हाइट कितना होना चाहिए, क्या साइज के वाटर्स वो हैंडल करेगा, ये पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। सो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया है ये इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, लेट्स कंसिडर एक स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल वैल्यूज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, वी हैव अ फिल्टर मीन्स लाइक 9 सेल्स है आर इक्वल वेटेज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द फिल्टर स्टेप। अब यहाँ पे आपको बोला है कि द आउटपुट वैल्यू ऑफ द सेल अंडर द कंसिडरेशन विल कंप्यूटेड एट द सम ऑफ द वेटेड इनपुट वैल्यूज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेट। सो अगर मैं एक डैम अगर बनाऊंगा तो वो डैम कौन से बेसिस पे बनेगा, मेरे पास रिवर में फ्लो कितना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग बता रहे हैं कि ओके ये हम लोगों के हर एक जो सेल है रिवर का जो साइज है उसमें कितना क्यूबिक वाटर आ रहा है, कितना मिलियन या बिलियन क्यूबिक वाटर आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, रेगुलर एवरेजिंग फिल्टर है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि वी हैव सम ग्रेडिंग पैटर्न हियर, जहाँ पे कभी कभी वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी पे वाटर कभी बहुत कम आता है। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे मैं डैम बनाऊंगा। ठीक है, एंड देन वाई ग्रेडियंस है, वाई ग्रेडियंस के ऊपर हम लोगों ने कुछ वैल्यू दिया। तो यहाँ पे तो आपके पास एक्सेसिव वाटर है, यहाँ पे अगर आप डैम बनाएंगे तो फ्लड क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होता है इन समर सीजन, तो यहाँ पे मेरा समर सीजन में फार्मर्स को हेल्प करने के लिए आई विल बी क्रिएटिंग अ डैम हियर। ये आपका सिंपल एनालिसिस हो गया, और वो एनालिसिस के लिए हम लोग प्रीवियस टेक्निक यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब जीआईएस सॉफ्टवेयर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आपको ये कैलकुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वी ओनली सपोज टू जस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। सो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करके नहीं बताना है, बट वी ओनली सपोज टू रिमेंबर कि हाँ ऐसा कुछ पैटर्न होता है, दैट्स इट। सो ये आपका टेक्निक हो गया। और ये कंप्यूटेशन के लिए देखो ये स्लोपिंग टेरेन है। अब देखो हम लोगों ने, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि वी हैव अ नॉर्थ इंडिया हियर। जैसे अगर ये सपोज हम लोगों का इंडिया का अगर मैप है, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये गुजरात आ गया। अब वी हैव दिस एमपी, बिहार है यहाँ पे यूपी है। अब ये जो स्टेट्स है ना यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा फ्लड्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड वी हैव साउथ इंडियन स्टेट्स। जैसे अभी लास्ट समर में आपने देखा रहेगा कि इन साउथ इंडियन स्टेट्स, साउथ इंडिया में देर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ पे वाटर का स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है। सो अब वी वे प्लानिंग कि जो यहाँ पे हम लोग के पास एक्सेसिव वाटर है यहाँ पे, कैन वी डाइवर्ट दैट वाटर टू दिस प्लेस। तो हम लोगों ने इसका स्लोपिंग टेरेन जो है वो फाइंड आउट किया, एंड वी फाइंड इट आउट कि नॉर्थ ईस्ट, ये एमपी, यूपी, बिहार, ये जो रीजन्स है ये हाइट पे, और सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने। वी हैव एमपी यूपी बिहार, एमपी यूपी बिहार, ये जो रीजन्स है ये थोड़े नीचे है, इसके लिए यहाँ पे वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है। एंड आपके साउथ इंडियन स्टेट्स जो है दे आर एट एलिवेटेड हाइट। सो पानी जो है वो ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, रिवर्स में हम लोग पानी को भेज नहीं सकते, एंड दैट इज़ वाई कि आपका रन जो है, रन ऑफ वाटर इज डिफाइंड एट दिस प्लेस। अब यहाँ से
मैं अगर कोई एक छोटा सा प्लेस रहेगा तो मोटर या कुछ लगा के आई कैन सेंड इट ऑन दिस प्लेस, लेकिन नॉर्मल सिनारियो में आपका एक पूरा रिवर जो है उसका जो इतना फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और उसका जो इतना एक्सेसिव वाटर है, इसको मैं इतने हाइट पे नहीं भेज सकता। एंड दैट्स वाई एक कोई प्लेसेस पे आपके पास एक्सेसिव वाटर है कि घर डूब जा रहा है, और एक कोई प्लेस है जहाँ पे बिना पानी मतलब बहुत बार आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जो लास्ट टाइम सिचुएशन क्रिएट हुआ था इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु और वहाँ पे आपने देखा रहेगा। सो ये मेन हम लोगों का प्रॉब्लम है। तो ये स्लोपिंग टेरेन फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्लोपिंग टेरेन के बेस के ऊपर वी कैन फाइंड इट आउट कि स्लोप कहाँ से कितना है, तो वाटर अगर फ्लो होगा सो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं, है ना, और कहाँ पे हम लोग उस पर डैम बना सकते हैं, कहाँ पे आपका रिवर का हाइट कम है, कहाँ पे हाइट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइज कहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। एंड प्लस अगर मुझे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अगर कोई मशीन्स मतलब अगर जैसे वाटर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, आपने देखा रहेगा कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। सो वो टाइम पे एग्जैक्टली कौन से प्लेसेस के ऊपर हम लोग ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ऐसे कुछ मशीन्स लगा सकते हैं, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। आपको वाटर जो चाहिए वो बहुत स्पीड में चाहिए, तो जहाँ पे ये स्लोपिंग टेरेन्स रहेंगे ना, जहाँ पे वाटर थोड़ा स्पीड में आ रहा है आपके पास, तो उससे क्या होगा, जो वाटर टर्बाइंस रहेंगे वो घूमेंगे, और वो वाटर टर्बाइंस जितने ज़ोर से घूमेंगे वैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो उसके लिए भी हम लोग ये स्लोपिंग टेरेन्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप जहाँ पे ज़्यादा है और वो स्लोप से ऊपर ज़्यादा स्लोप से अगर वाटर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग टर्बाइन लगाएंगे। तो ये जो वाटर का स्पीड है उससे ये टर्बाइन मूव होंगे, मतलब रोटेट होंगे, और ये जितना स्पीड से रोटेट होंगे इट्स लाइक अ मोटर, तो ये टर्बाइन जितने स्पीड में घूमेंगे वैसा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। गेटिंग? सो ये स्लोप और उसके लिए कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, वी डोंट रिक्वायर दिस कैलकुलेशन, बट ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर है सबको। सो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, और वैसे ही यहाँ पे आपको हाउ टू कंप्यूट द स्लोप एंगल एंड एस्पेक्ट रेशियो एनवायरमेंट, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, आप अगर चाहिए तो ये देख लेना, अदरवाइज दिस इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेटवर्क एनालिसिस, दिस इज़ आर न्यू टॉपिक। ओके, सो प्रीवियसली जो भी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। नेटवर्क एनालिसिस इज़ अ यूनिक टॉपिक। अब यहाँ से थोड़े कुछ पॉइंट्स जो है ना वो हम लोग के प्रीवियस जो हम लोग मैथ्स में अपने पढ़े रहेंगे कहीं पे, वो कुछ है कि कहाँ से कहाँ पे हम लोग को ट्रैवल करना है तो उसका कॉस्ट क्या होगा। इफ़ आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट ए टू सी या पॉइंट ए टू डी, तो उस पर टोटल आपका डिस्टेंस या कैलकुलेशंस जो है वो कैसे होंगे, उसका एग्जैक्ट पाथ क्या हो सकता है। जैसे एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अगर मुझे इफ़ यू आर यूजिंग अ गूगल मैप, और वो गूगल मैप पे मुझे अगर बोरीवली से अगर बांद्रा या अंधेरी जाना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स विच आर अवेलेबल, or which are the different path that are available. So like I can go using SV road या link road या western express highway. So अभी ये तीन में से which route I can select, और वो रूट पे करंटली ट्रैफिक कितना है, और कौन से रूट से जाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस कितना कम या ज़्यादा होगा, एंड टाइम कितना कम या ज़्यादा होगा। सो बेसिकली व्हेन वी यूज़ एनी ओला और उबर ऐप, तो वहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन इज अप्लाइड देयर। सो ओला एंड उबर आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स which are taking the help of network analysis. So if I order a food from Swiggy or Zomato, so कितने distance तक hotels are accepting order. Like I cannot order a food by sitting at Borivali and some hotel which is there in Bandra. Of course they are not going to deliver food at this distance. So there are hotels who only deliver food till 2 or 3 or 4 kilometer distance, because उससे आगे that is not possible, है ना, and that is not beneficial for them as well, because उससे ज़्यादा आपके डिलीवरी के चार्जेस लग जाएंगे। And so Zomato और Swiggy they are also not allowing to deliver food at that location. So आप अगर if you have ordered some food, सो कितने टाइम में वो आप तक पहुंच सकता है। सो दे प्रोवाइड यू वन कैलकुलेटेड टाइम कि ओके इट विल टेक 40 minutes, 15 minutes और 20 minutes to prepare the food, and rest time is to deliver it. So suppose if I say कि the hotel is at a 2 kilometer distance,
सो फ्रॉम 2 किलोमीटर अगर कोई ड्राइवर अगर ड्राइव करके आ रहा है स्कूटी या बाइक पे आ रहा है, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक बाय कैलकुलेटिंग दैट टाइम। आप देखो कि कभी अगर आपका ऑर्डर अगर वो जो डिलीवरी पर्सन है उसने अगर पिक किया है, सो आफ्टर दैट वो आपको यहाँ पे बताता है ना कि ओके योर ड्राइवर इज रीच्ड हियर, इतना टाइम लगेगा। वो बीच में कोई दूसरा ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, देन अगेन वहाँ से वो घूम के आपके पास आया, तो वो एग्जैक्ट आपको हर एक डिस्टेंस बताता है। सो वो क्या हो गया, इट्स लाइक दिस मैप। ओके, इट्स लाइक दिस मैप ओनली, जहाँ पे हम लोग हर एक डिटेल्स जो है वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं, या फिर ये डिटेलिंग मैप हो गया। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोगों को चेक करना है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से एक नया टॉपिक है ये हम लोगों का। सो वो आज नहीं करा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा हम लोग फ्रेश रहेंगे, वो टाइम पे मैं वापस विल कंटिन्यू विद दिस। सो नेक्स्ट टाइम विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक, दैट इज़ नेटवर्क एनालिसिस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको मज़ा भी आएगा। ओके, और उसके आगे ये बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स है विच आर लिंक्ड विद दैट। सो वो एक सीक्वेंस में चलेंगे तो ही आपको प्रॉपरली पता चलेगा। सो फॉर टुडे आई एम स्टॉपिंग आवर लेक्चर हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो।